नमस्कार दोस्तों, इतिहास नंबर 24 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं, यह टॉपिक राजनीति विज्ञान में अपना एक अहम स्थान रखता है। जब जब राजनीति विज्ञान की बात आती है, वहां इनका नाम अपने आप ही आता है। और इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी, नेट हो या पुलिस हो या बैंक हो, चाहे इनकी रचना ही क्यों ना हो, लेकिन इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अरस्तू की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अरस्तू के हम सबसे पहले बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। तो इनका जो जन्म था वो ये एथेंस के जन्मजात नागरिक नहीं थे। इनका जन्म मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शाही चिकित्सक थे। 17 वर्ष की अवस्था में ये प्लेटो की कीर्ति से आकर्षित होकर एथेंस आए और प्लेटो के शिक्षण संस्थान में सम्मिलित हो गए। प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु की योग्यता से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहा गया। ठीक है, अब हम बात आपसे करते हैं इनके राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में। नहीं, प्लेटो की विचारधारा थी आदर्शवादी और पद्धति थी निगमनात्मक। और प्लेटो केवल इस बात पर विचार करते हैं कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। वहीं अरस्तु प्लेटो के शिष्य होने के बाद भी उनकी विचारधारा से इनका कोई संबंध नहीं रहा, वो उसके विपरीत थे। अरस्तु की विचारधारा जो थी यथार्थवादी थी और इनकी पद्धति थी आगमनात्मक। ये तत्कालीन समाज की बात करते थे, किसी आदर्श समाज की बात नहीं करते थे। अब इनका विषय के प्रति दृष्टिकोण, तो देखिए अरस्तु ने जो उनकी रचना है प्रमुख पॉलिटिकल, जिसने इनको प्रसिद्धि दिलाई, इसकी रचना से पहले 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया। उसके बाद में उन्होंने अपनी रचना का निर्माण किया। तो आप सोच सकते हैं कि वो रचना कितनी प्रभावशाली तरीके से लिखी गई होगी, क्योंकि उसमें पूर्व की जो राष्ट्र हैं उनके का संविधान लिखा जा चुका है, उनका अध्ययन करने के बाद में अपने विचारों को समाहित किया गया। अब हम बात करते हैं इनकी यथार्थवादी विचारक के रूप में। तो भाई ये जो थे अरस्तु, इनके द्वारा काल्पनिक उड़ान ना करते हुए इन्होंने अपने गुरु के विचारों का खंडन किया और इन्होंने हमेशा यथार्थ की बात की, आदर्श की बात की ही नहीं। जबकि इनके गुरु का हिसाब उल्टा था। वो हमेशा आदर्श की बात करते थे कि आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए, वैसा हो, वहाँ ये चीज़ हो, वो हो। लेकिन इनका काम था ऐसा है, यथार्थ की बात है। आगे हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र पहचान देना। देखिए प्लेटो के राजनीतिक विचारों में राजनीति और नीति एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, परंतु अरस्तु ने अपने गुरु के मतों का खंडन करके राजनीति और नीति को एक दूसरे से अलग कर दिया और राजनीति जो थी एक स्वतंत्र विज्ञान की स्थिति में उसको स्थापित किया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण। देखिए अरस्तु प्रथम पश्चिमी विचारक हैं जिसने क्रमबद्ध रूप से राज्य का पूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है, वो यह है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। यह कथन अरस्तु का है। कई बार परीक्षा में इनके कथन भी पूछे जाते हैं कि कथन किसका है, संबंधित व्यक्ति हो या उसका मिलान करने के लिए आ जाएगा। तो व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन है अरस्तु का। अब मैं बात करता हूं आपसे सरकार के विभिन्न अंगों का निरूपण। देखिए अरस्तु पहले एक ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने सरकार को 3 अंगों में बांट दिया: कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इनका यह वर्गीकरण वर्तमान में हमारे देश में भी चल रहा है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जुड़े हुए भी हैं। आगे हम बात करते हैं इनके कानून की सर्वोच्चता। जो प्लेटो ने जो अपना सिद्धांत दिया था, उसमें क्या था कि राजा के ऊपर कोई कानून था ही नहीं। लेकिन अरस्तु के हिसाब से वो चीज अलग है। अरस्तु कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन में विश्वास करते हैं और इसके आधार पर अरस्तु को संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, संविधान का जनक इन्हें कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं अरस्तु के अनुसार राज्य की विशेषता या राज्य के संबंध में इनके विचार। तो भाई अरस्तु का जो शासन प्रणाली थी ना, वो उनकी जो किताब है पॉलिटिक्स, उस पर पूरा पूरा उसमें वर्णन है कि शासन किस तरह का होना चाहिए और किस तरह का है, क्या सुधार इसमें होना चाहिए। तो इनकी जो शासन प्रणाली थी वो पॉलिटी होनी चाहिए।
राज्य की जनसंख्या ना ज़्यादा कम हो और ना ज़्यादा हो। राज्य के अगर हम बात करते हैं इसमें राज्य के आकार की, तो वो भी ना कम हो ना ज़्यादा हो। और अरस्तू के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक सामाजिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रकृति का ही परिणाम है। ठीक है, अरस्तु जो बात करते हैं वो कहते हैं व्यक्ति तो खुद सामाजिक प्राणी है और ये जो राज्य है वो उसकी इस प्रकृति का ही परिणाम है। अब है अरस्तु के परिवार से संबंधित विचार। देखिए, अरस्तु के जो विचार हैं परिवार से संबंधित, उनका विचार था कि भाई ये परिवार है इसको महत्व प्रदान करना। ठीक है, और परिवार में अरस्तु ने पति पत्नी बच्चे और दास को शामिल किया। अरस्तु शायद पहले चिंतक ऐसे रहेंगे कि जिन्होंने पहली बार दास का जिक्र किया। इनके हिसाब से एक परिवार पूरा तब होगा जब उसमें पति पत्नी बच्चे और दास हो। ठीक है, अरस्तु के अनुसार परिवार एक स्वाभाविक संस्था है। कैसी संस्था है? ये एक स्वाभाविक संस्था है। और अरस्तु के अनुसार एक विचार और भी था इनका, वो ये था कि परिवार में सभी की स्थिति समान नहीं होती। परिवार के प्रत्येक सदस्य को निर्देशित करने में मुखिया की भूमिका अलग अलग होती है। इनकी इस परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए कई सारे दार्शनिकों ने भी अपने अपने पक्ष रखे जो इनके मानने वाले थे। और अगर हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु के अनुसार क्या था कि अगर एक पिता पुत्र को निर्देशित करता है तो वो है अधिनायकवादी। जब एक मालिक दास को निर्देशित करता है तो उसकी भूमिका उस समय क्या होती है? निरंकुश। और परिवार के मुखिया का परिवार के अलग अलग लोगों के लिए जो निर्देश है वो भिन्न भिन्न होता है, जबकि राज्य का निर्देश सभी के लिए समान होता है। देखिए, अरस्तु बात करता है परिवार की, परिवार के मुखिया के बारे में कि उसका जो विचार हैं, जो उसके तर्क हैं, वो परिवार के सदस्यों के लिए कैसे होंगे, सबके लिए अलग अलग है। लेकिन अरस्तु अगर राज्य के बारे में परिवार को लेकर चलता है तो वहीं जो उसके जो तर्क थे ना, जो सबके लिए अलग अलग थे, वो सबके लिए एक जैसा हो जाएगा। जो आदेश होगा वो सबके लिए बराबर होगा। अब मैं बात करता हूँ दास संबंधी विचार का। तो जो अरस्तु हैं, अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया। अरस्तु ने बोला कि वो व्यक्ति दास है जो कि विवेक शून्य है, यानी कि दास में अपने सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। जो दास हैं ये शारीरिक रूप से बलिष्ठ लोगों के दास होते हैं। ठीक है, यानी कि उस समय जो जो मालिक थे वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ होना चाहिए और उसका दास होगा। ठीक है, अब क्या है कि जो दास है वो मनुष्य की जीवित संपत्ति का और परिवार का भाग है। ठीक है, वहीं इसका जो अरस्तु के जो दास के संबंधी विचार थे तो काफी सारे लोगों ने भी इसको वो कहा, मतलब जैसा आपको भी बताया है कि जो उनके समर्थक थे उन्होंने अपने अपने सिद्धांत भी दिए कि दास बहुत अच्छी चीज है और अरस्तु ने जो कहा है वो सही कहा है। और उन्होंने ये भी कहा था इनके समर्थकों ने कि दास प्रथा दास और स्वामी दोनों के लिए उपयोगी है। अरस्तु ने ये कहा था कि प्रकृति का नियम है कि श्रेष्ठ अधीनों पर शासन करेगा, अतः दास प्रथा प्राकृतिक है। आगे हम बात आपसे करते हैं नागरिकता संबंधी विचारों की। तो देखिए, अरस्तु के अनुसार जो नागरिकता है, नागरिकता का निर्धारण जन्म, निवास स्थान या कानूनी अधिकार से नहीं हो जाता है ना। तो भाई किसी का जन्म अगर भारत में हो रहा है, ठीक है, दूसरा ये कि उसके माता पिता का घर भारत में है, तीसरा ये कि कानून कह रहा है कि अधिकार हो, तो इससे कुछ नहीं होता है। अरस्तु के संबंध में व्यक्ति की राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता को महत्व देना है। अगर आप सक्रिय रूप से राजनीति में अपना योगदान दे रहे हैं तो आप नागरिक हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के शासन न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता हो। ठीक है, तो यानी कि चाहे वो रूप चाहे आपका वोटिंग वाला क्यों ना हो, आप वोटिंग के जरिए भी करते हो। और कुल मिलाकर कि राज्य की जो प्रक्रिया होगी राज्य के कार्यों की किसी अधिकारी का चयन करना,
तो उस वो जो कोई इस समय हिस्सा लेगा वो ही व्यक्ति देश का नागरिक होगा। और उसका जो नागरिक था वो वर्तमान समय के नागरिकों की तरह है, केवल मतदाता ही नहीं है, वरन वो शासन के कार्यों में वास्तविक रूप से भाग लेने वाला था। अरस्तु नागरिकता को सीमित रखने के पक्ष में है। इनके अनुसार शासन के न्यायिक तथा कानूनी कार्यों के संपादन करने के लिए अत्यधिक विकसित बुद्धि, नैतिक शक्ति तथा व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। ठीक है। और अब क्योंकि इनकी आवश्यकता हो रही है, इसलिए शासक और शासित दोनों ही रूपों में कार्य करने वाली क्षमता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्ति के द्वारा ये गुण केवल उसी स्थिति में प्राप्त किए जा सकते हैं कब? जब उनके पास अवकाश हो। एक इंसान जितने सारे गुण की अगर हम बात करें वो तभी ले सकता है जब वो फ्री हो, है ना, उसके पास छुट्टी हो। तो अरस्तु ये भी कहते हैं कि छुट्टी का मतलब खाली ये नहीं कि अपने घर के काम निपटाओ, बाजार से सामान लिया, ये ना ना, इसका मतलब ये नहीं है। अरस्तु ने कहा कि भाई घर के कार्य का मतलब, वो छुट्टी का मतलब ये है कि आप सरकार के कार्य में हाथ बटाएं। ठीक है। और अरस्तु ने फिर ये भी कहा है कि खानों में काम करना, मकान बनाना या व्यवसाय करना, ये सब कार्य जीविकोपार्जन के साधन हैं, साध्य नहीं है। जबकि जो ज्ञान है ना, वो चित्रकला और राजनीति आदि अपने आप में साध्य हैं। जिन व्यक्तियों का सारा समय शक्ति जीविकोपार्जन के कार्य में लग जाता है, दूसरे शब्दों में जिन्हें अवकाश नहीं मिलता, वे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अपने कर्तव्यों का संपादन नहीं कर सकते। कुल मिलाकर कहा जाए तो अरस्तु छुट्टी के पक्षधर थे, छुट्टी होनी चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं संपत्ति संबंधी विचार की। तो भाई जो अरस्तु का जो संपत्ति संबंधी विचार था, बहुत ही वो भी अच्छा था इनका विचार संपत्ति के संबंध में। इन्होंने ये कहा, अरस्तु ने कहा कि व्यक्ति का मूल विकास नैतिकता में है। नैतिकता जो होती है वो हमेशा आंतरिक होती है, लेकिन नैतिकता के विकास के लिए बाहर की परिस्थितियां भी आवश्यक हैं। इन बाहर की परिस्थितियों में संपत्ति प्रमुख है। अरस्तु ये कहते हैं कि संपत्ति का जो अर्जन है वो दो तरह से होता है। एक तो होता है प्राकृतिक तरीके से, एक होता है शोषण के तरीके से। तो जो प्राकृतिक तरीका है, ये आपका कोई काम काज आप कर रहे हो, मतलब कि ये सफेद धन जो मिलेगा वो प्राकृतिक तरीके से मिलेगा। और जो शोषण है वो किसी को, मतलब किसी अनैतिक कार्य से है या जबरदस्ती किसी से छेड़ना झपटना हो गया, ये है आपका वो काला धन या शोषण के द्वारा प्राप्त धन। अरस्तु के अनुसार संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का देश काल में विस्तार है। ठीक है, देश काल में विस्तार है। अब अरस्तु की बात करते हैं, तो अरस्तु अब बात करते हैं शासन प्रणाली के संबंध में विचार। भाई अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य का रूप है। ठीक है, जो संविधान है ना, वो वास्तव में राज्य का ही रूप है। और संविधान की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली है विभागों का निर्धारण और बंटवारा। क्या है? विभागों का निर्धारण और बंटवारा। दूसरा है कि सर्वोच्च सत्ता के केंद्र का निर्धारण। ये सब कुछ संविधान में लिखा होता है। और राज्य के उद्देश्य का उल्लेख, ये सब भी संविधान में लिखा हुआ होता है। ठीक है। आगे क्या है कि सरकार का जो वर्गीकरण है वो शासन कार्य में सम्मिलित लोगों की संख्या पर आधारित है। और शासकों का उद्देश्य जो है ये शासक जनहित में या स्वहित में काम करते हैं के आधार पर अरस्तु का वर्गीकरण आधारित है। अब हम बात करते हैं अरस्तु का न्याय संबंधित विचार या अरस्तु का न्याय सिद्धांत। देखिए अरस्तु का जो न्याय है ना, वो समानुपातिक है। अरस्तु ने न्याय के दो भाग बताए हैं। पहला है संपूर्ण न्याय, दूसरा विशेष न्याय। संपूर्ण न्याय में क्या है कि इस न्याय से आशय सामाजिक नैतिकता से है। अरस्तु ने संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता शब्द का जो शब्द है उसका प्रयोग किया और अपने कर्तव्य का पालन करना ही
न्याय है, ऐसा अरस्तु ने कहा। और विशेष न्याय क्या है? विशेष न्याय उनका दो तरह का हो गया। पहला है संशोधनात्मक और दूसरा वितरणात्मक। जो संशोधनात्मक न्याय है, इसमें क्या है कि विधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर राज्य के द्वारा दंड दिया जाना, अर्थात व्यक्तियों के आचरण को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दंड या शक्ति का प्रयोग करना, ये होता है संशोधनात्मक न्याय। और जो वितरणात्मक न्याय है, इसमें क्या है कि राज्य के द्वारा व्यक्तियों में पद, सम्मान और पुरस्कार का वितरण करना, ये होता है वितरणात्मक न्याय। ठीक है। अरस्तु ये भी कहते हैं कि समाज में सेवा और पदों का वितरण व्यक्ति के द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अरस्तु का आदर्श राज्य। आखिर अरस्तु ने किस आदर्श राज्य की कल्पना की थी और वो आखिर कैसा है? तो देखिए, जो अरस्तु ने आदर्श राज्य बताया था, वो कुल मिलाकर उनके जो पॉलिटी है, जो उनकी किताब है, उस पर आधारित है। ठीक है। और क्या इसमें नागरिकों का जो चरित्र है, बुद्धिमान और साहसी, दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए। यानी कि प्रत्येक नागरिक बुद्धिमान भी हो और बहुत ही हिम्मत वाला भी हो। बुद्धिमान होगा तो शासन कार्य अच्छे तरह चलाएगा, और हिम्मत वाला होगा तो जो शत्रु देश का अगर आक्रमण होता है तो उसको भी आसानी से झेल जाएगा। जो भी समस्या आएंगी उनका भी जो समाधान है ढूंढ लेगा। अरस्तु राज्य के बारे में कुछ और भी कहते हैं। अरस्तु जो है का जो आदर्श राज्य है, वो इसमें आंगिक राज्य की बात करते हैं। अभी आंगिक राज्य क्या है भाई? आंगिक राज्य के समर्थक जो हैं, राज्य को व्यक्ति से ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है। एक कोटेशन आपको बता रहा हूं, बहुत ही अच्छी है, परीक्षा में कई बार पूछी भी गई है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य कुलों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो राज्य है ना, कुल और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। किसने कहा? अरस्तु ने। बहुत महत्वपूर्ण है ये, इनका कथन था। और अरस्तु का एक विचार ये भी था कि जो राज्य है वो परिवार का वृद्ध रूप है। ठीक है। क्या कहा इसने? जो राज्य है ना, वो परिवारों का बड़ा रूप है। भाई जैसे परिवार में आपके घर में 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 10 हैं, 12, इतने लोग आपके रहते हैं, तो राज्य भी ऐसा ही है। फर्क बस ये है कि राज्य में रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है, यानी कि परिवार का बड़ा रूप। वहीं जो अरस्तु के गुरु हैं प्लेटो, उनका विचार इससे अलग था। प्लेटो का कहना था कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। ठीक है। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, ये बात ही प्लेटो की और अरस्तु की है कि राज्य परिवार का वृहद रूप है। सही है। और अरस्तु कहते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक संस्था है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हेगल और ग्रीन के राज्य का विचार आंगिक है। माफ कीजिएगा। अब हम बात करते हैं अरस्तु की प्रमुख रचनाओं की। तो जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये है पॉलिटिक्स, नेक्स्ट है ऑन द सोल एंड एंड 2 बार आ रहा है इसमें, मेमोरी एंड रिकलेक्शन, टाइपिंग एरर रही है इसमें। अगला है टॉपिक्स, द प्रायर एनालिटिक्स, पोस्टीरियर एनालिटिक्स, द रेटोरिक और पोएटिक्स। दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी। आशा करता हूँ कि आज जो मैंने आपको बताया है वह आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको दिक्कत होगी एक बार आप उसको देख लेना। उम्मीद करता हूँ कि दोबारा आपको उसको फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।